वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और जो टॉपिक है आज का हमारा वो है मानव भूगोल में विश्व जनसंख्या संभावनाएं, यानी किस तरीके से विश्व की जनसंख्या की संभावनाएं हैं और किस तरीके से विश्व की जनसंख्या को हम मेजर करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या सिद्धांत है, माल्थस का क्या सिद्धांत है, ये पेपर में खूब आपसे पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो भैया, संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स के पॉपुलेशन डिवीजन द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर विश्व की जनसंख्या की वर्तमान स्थिति के साथ साथ विगत वर्षों में भावी प्रवृत्तियां संबंधी पुनरीक्षित आंकड़े विश्व जनसंख्या संभाव्यताओं के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। ठीक है, अब अगला है इसमें कुल प्रजनन दर, काफी इंपॉर्टेंट है। कुल प्रजनन दर का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखो, कुल प्रजनन दर का अर्थ है कि महिला के प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या, यानी एक कपल, ठीक है, जब वह बच्चा पैदा करने की स्थिति में होता है। ऐसा नहीं है बच्चे जीवन भर पैदा होते हैं, ठीक है, उसका एक टाइम होता है कि जैसे जो है 40 तक, 45 तक, है ना, 50 तक, जब तक महिलाओं का जो है पीरियड्स चलते हैं तभी तक बच्चा हो सकता है। एक बार नेचुरली अगर पीरियड्स बंद हो गए तो फिर बच्चा नहीं होता है, नॉर्मल बात है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो जब कोई महिला बच्चा पैदा करने की स्थिति में है तो ऑन एवरेज वह कितना जो है बच्चे पैदा करती है औसतन। ठीक है, अब कोई 2 बच्चे पैदा कर रहा है, ठीक है, कुछ लोग 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो एवरेज आप निकालोगे, ठीक है, तो उसको आधार पर जो है हम उसको देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसी को बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, कुल प्रजनन दर। अब विश्व में जो आदर्श प्रजनन दर है उसकी अगर बात की जाए साथियों तो वो है प्रति महिला 2.1 बच्चे, यानी अगर प्रति महिला 2.1 बच्चे पैदा करे, यानी जो प्रत्येक कपल है, जो पति पत्नी का जोड़ा है, अगर वह 2.1 बच्चे का मतलब क्या है भाई, या तो बच्चे 2 पैदा होंगे या 3 पैदा होंगे। 2.1 क्या होता है? ये औसत है, यानी ऑन एन एवरेज जो है लोग 2 बच्चे पैदा करें, 2 या 3, है ना, 3 तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही पैदा करें। तो इस दर से अगर किसी देश में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो उस जनसंख्या में जो है स्थिरता आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रत्येक कपल 2 बच्चे पैदा करता है, ठीक है, तो होगा क्या भाई, 2 है माता पिता, एक माता एक पिता, उन्होंने 2 बच्चे पैदा कर लिए। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जब माता पिता की मृत्यु होगी तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी जगह लेने के लिए उनके 2 बच्चे मौजूद थे, यानी 2 प्राणियों ने 2 प्राणी पैदा कर दिए। अब जब ये 2 प्राणी मरेंगे तो इनकी जगह ये 2 प्राणी ले लेंगे। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये साथियों कि उस क्षेत्र की आबादी स्थिर हो जाएगी, ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता। यानी अगर किसी देश की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अगर 2.1 हो जाए तो फिर उस देश की आबादी स्थिर हो जाएगी। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज़्यादा है, 2.2 है या 2.3 है या 3 है, तो फिर उस देश की आबादी तेज़ी से बढ़ेगी। और अगर किसी देश की प्रजनन दर 2.1 से कम है तो उस देश की आबादी घटेगी। अब किन देशों की जो है प्रजनन दर 2.1 से ज़्यादा है, तो ये तो बहुत आसान है बताना, जैसे चाइना है, भारत है। हालांकि भारत और चाइना की जो TFR है वो अब स्थिर हो रहा है, फिर भी ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ ये समझते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जिनका TFR 2.1 से कम है। 2.1 से ज़्यादा तो बहुत लोगों का है ना, भारत का ये देखा जाए तो। लेकिन ये भी समझ लेते हैं कि जरा कि क्या कोई देश ऐसा है जिसका TFR 2.1 से कम है? तो बिल्कुल है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो देश है जापान। ठीक है, जापान का TFR 2.1 से कम है। इसीलिए हो क्या रहा है? इसीलिए हो रहा है ये कि वहाँ के लोग बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे हैं। पहले तो जापानी लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं, वो एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और यह एक चिंता का विषय है। जापानी लोग सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। उन्हें ज़्यादा लोगों से संपर्क रखना, ज़्यादा बातचीत करना, ज़्यादा सामाजिक होना पसंद नहीं है, जो कि जापान के लिए एक बहुत चिंताजनक बात है। अब जब लोग एक साथ रहेंगे ही नहीं, शादी करेंगे नहीं, तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? और बच्चे पैदा नहीं होंगे, और जो लोग शादी कर भी रहे हैं वो भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे। सामान्य रूप से एक बच्चा भी वो लोग पैदा नहीं कर पा रहे हैं।
इस वजह से हो क्या रहा है कि इस वजह से जापान में साथियों जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि नई जो जनरेशन है वो आ नहीं रही। भाई लोग बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर नई जनरेशन कहाँ से आएगी? नई जनरेशन आ नहीं रही और जो बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए जापान तेजी से बूढ़ा होता देश है, ध्यान रखना, बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है जापान। जापान में बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंताजनक बात है। इसको लेकर के आप इंटरनेट पर बहुत सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो TFR ध्यान रखना। और ये जो पॉइंट है, ये जो फैक्ट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, कि प्रतिस्थापन क्षमता स्तर क्या है, तो आप बताओगे 2.1। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत अभी जहां तक मुझे याद आ रहा है वो 2.2 की स्थिति पर है। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट ईयर का डेटा बता रहा हूं, और जल्दी ही भारत जो है 2.1 क्या 2 के आंकड़े को टच कर लेगा। यानी अब देखा जाए तो भारत की आबादी बढ़ने के बजाय स्थिरता की ओर बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोग जो है पढ़े लिखे हो रहे हैं वैसे वैसे वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। वैसा नहीं है कि लोग 6-6 बच्चे पैदा करते हैं, 7-7 बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब वो जमाने बदल रहे हैं। ठीक, तो ये होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, छोटा सा वीडियो था। अगली क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे जनसंख्या सिद्धांतों की, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे आपको पूरा जो है स्पष्टता हो जाए कि आप क्या पढ़ रहे हो और पेपर में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।